नमस्कार। आप सभी का स्वागत है। हमारा चैप्टर चल रहा है बहुलक पॉलीमर्स। और आज इस चैप्टर में हम एक बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक पढ़ेंगे, रबर। रबर के उपयोग से हम सभी वाकिफ़ हैं। टायर ट्यूब बनाने में रबर का उपयोग किया जाता है और हमारे जीवन में टायर और ट्यूब की बहुत बड़ा महत्व है। इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं कि जितने भी हमारे वाहन होते हैं उनमें जो टायर और ट्यूब होती है ना, वो रबड़ की ही बनी होती है। तो आज का हमारा टॉपिक यही है, रबर। और आज की इस टॉपिक में हम पढ़ेंगे प्राकृतिक रबर क्या होती है और वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन किसे कहते हैं। तो शुरू करते हैं आज का हमारा टॉपिक, रबर। रबर दो प्रकार की होती है, प्राकृतिक रबर और संश्लेषित रबर। जो प्राकृतिक रबर होती है नेचुरल रबर, और संश्लेषित रबर को अंग्रेजी में कहते हैं सिंथेटिक रबर। जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। रबर का पेड़ होता है, तो रबर के पेड़ से नेचुरली जो रबर प्राप्त होती है ना, उसको कहते हैं प्राकृतिक रबर। तो प्राकृतिक रबर प्राकृतिक रूप से प्राप्त होती है। और दूसरी होती है संश्लेषित रबर। जो संश्लेषित रबर होती है उसका निर्माण कृत्रिम विधियों के द्वारा किया जाता है। तो पहले हम ये लेते हैं प्राकृतिक रबर। क्या होती है प्राकृतिक रबर? नेचुरल रबर। प्राकृतिक रबर प्राकृतिक बहुलक होती है, नेचुरल पॉलीमर होती है। प्राकृतिक रबर क्या होती है? वो एक नेचुरल पॉलीमर है। प्राकृतिक रबर एक प्राकृतिक बहुलक है। और बहुलक किसका है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन, आइसोप्रीन का बहुलक होती है। आइसोप्रीन को 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन, इसका यूपीएसी नाम है। तो जो प्राकृतिक रबर होती है वो आइसोप्रीन का बहुलक होती है। देखो, जो आइसोप्रीन होती है ना, आइसोप्रीन का सूत्र ये होता है CH2 डबल बॉन्ड CH3 CH डबल बॉन्ड CH2। ये जो यौगिक है ये कहलाता है आइसोप्रीन। और इसका जो IUPAC नाम है वो क्या है? 2-methyl, है ना। 2-methyl अगर हम इसका नंबरिंग करें 1 2 3 4, तो 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलक होती है। ये चीज ध्यान रखो, जो प्राकृतिक रबर होती है वो किसका बहुलक है? प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का, यानी कि 2-methyl-1,3-ब्यूटाडाइन का बहुलक होती है। यानी कि प्राकृतिक रबर में जो रिपीटिंग यूनिट होती है ना, वो ये होती है आइसोप्रीन। प्राकृतिक रबर में प्रत्यास्थ गुण पाए जाते हैं, इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। जो रबर होती है ना, रबर प्राकृतिक रबर हो चाहे संश्लेषित रबर हो, रबर में प्रत्यास्थ गुण, इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। रबर में क्या? प्रत्यास्थ गुण, इलास्टिक प्रॉपर्टीज पाई जाती है। तो इसलिए रबर को इलास्टोमर भी कहते हैं। रबर को क्या बोलते हैं? इलास्टो। प्रत्यास्थ गुण होने के कारण रबर को क्या बोलते हैं? इलास्टोमर, यानी कि प्रत्यास्थ बहुलक। रबर को प्रत्यास्थ बहुलक कहते हैं, क्योंकि जो रबर होती है ना, उसको खींचने पर वो खिंच जाती है, दबाने पर दब जाती है। तो इस वजह से जो रबर होती है ना, उसको बोलते हैं इलास्टोमर, प्रत्यास्थ बहुलक।
वे पदार्थ जिन पर बल लगाने पर वो खिंच जाते हैं और दाब लगाने पर वो दब जाते हैं, तो ऐसे पदार्थ क्या कहलाते हैं? प्रत्यास्थ पदार्थ कहलाते हैं। तो जो रबर होती है ना, वो प्रत्यास्थ बहुलक है, इलास्टोमर है। रबर का निर्माण रबर लेटेक्स से किया जाता है। रबर का जो मैन्युफैक्चर होता है वो किन से? रबर लेटेक्स से किया जाता है। और जो रबर लेटेक्स होता है ना, ये एक प्रकार से रबर दूध जैसा पदार्थ होता है, रबर लेटेक्स। तो रबर का निर्माण जो होता है ना, वो रबर लेटेक्स से किया जाता है। और ये जो रबर लेटेक्स होता है, ये रबर का जल में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। लेटेक्स क्या होता है? रबर का जल में कोलोइडल सॉल्यूशन होता है। और ये लेटेक्स जो जिससे रबर बनाते हैं, ये रबर के जो पेड़ होते हैं, रबर के जो ट्रीज होते हैं ना, उनकी छाल से, उनकी जो छाल होती है ना, उससे रबर लेटेक्स प्राप्त किया जाता है, जिससे प्राकृतिक रबर प्राप्त की जाती है। और जो रबर के जो पेड़ होते हैं, रबर के पेड़ भारत में पाए जाते हैं, इंडोनेशिया में पाए जाते हैं, मलेशिया, श्रीलंका और उत्तरी अमेरिका में रबर के पेड़ पाए जाते हैं। तो ध्यान रखो, जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन का बहुलक होती है। आइसोप्रीन का, प्राकृतिक रबर जो होती है ना, आइसोप्रीन का बहुलक होती है। और बहुलक भी कैसा? रेखीय बहुलक होती है। प्राकृतिक रबर आइसोप्रीन यानी कि 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का रेखीय बहुलक लीनियर पॉलीमर होती है। जो प्राकृतिक रबर होती है वो क्या? आइसोप्रीन 2-मेथिल-1,3-ब्यूटाडाइन का ये रेखीय बहुलक होती है। और इसे सिस, जो प्राकृतिक रबर होती है ना, इसको सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन भी कहते हैं। सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन भी कहते हैं। प्राकृतिक रबर को क्या बोलते हैं? पोली आइसोप्रीन। सिस 1,4, ये 1,4 क्या होता है इसे अभी आगे बताएंगे। तो क्योंकि इसका जो बहुलक होता है वो क्या होता है? आइसोप्रीन होता है, तो इसलिए जो प्राकृतिक रबर होती है उसको क्या बोलते हैं? पोली आइसोप्रीन भी इसको कहते हैं। तो जो प्राकृतिक रबर होती है उसको क्या बोलते हैं? उसको पोली आइसोप्रीन भी कहते हैं। देखो, इसे इस प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। देखो, ये है आइसोप्रीन, CH2 डबल बॉन्ड CH3 लगाओ, और ये कार्बन CH डबल बॉन्ड CH2। ये क्या है? आइसोप्रीन है। ये है आइसोप्रीन, है ना? आइसोप्रीन, या अभी मैंने आपको लिखाया 2-मेथिल-1,3-डाइब्यूटाडाइन। देखो, जो आइसोप्रीन होती है ना, ये ताप और दाब की उचित परिस्थितियों में इसके बहुत सारे अणु आपस में बहुलकीकृत होकर के पॉलीमेराइजेशन के द्वारा ये बनाते हैं पोली आइसोप्रीन। कैसे? इस प्रकार की बहुत सारी इकाइयां, यूनिट्स आपस में जुड़ जाती है। यानी कि आइसोप्रीन क्या है? ये एकलक है, ये मोनोमर है। तो किस प्रकार से जुड़ती है? यहां से ये बॉन्ड टूटता है और एक बॉन्ड यहां से टूटता है। प्रत्येक अणु में से आइसोप्रीन के बड़ी संख्या में अणु आपस में जुड़ते हैं। किस प्रकार से जुड़ते हैं?
यहां से बॉन्ड टूटता है, यहां से बॉन्ड टूटता है, होमोलिटिक विदलन होता है। तो एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली होती है, एक इसकी खाली होती है ना। कर दीजिए खाली, ये CH2, यहां पर सिंगल बॉन्ड करिए आप, C, और ये CH3, और ये CH, ये सिंगल बॉन्ड यहां पर करिए CH2। तो यहां से बॉन्ड टूट गया है ना। एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली होगी, ये संयुक्ता हमने इस कार्बन की खाली दिखा दी। एक संयुक्ता इस कार्बन की खाली हुई, ये इस कार्बन की खाली होगी। अब एक इसकी खाली हुई, एक इसकी, प्रत्येक कार्बन की एक एक संयुक्ताएं खाली हो गई। तो ये संयुक्ता आपस में मिलकर के ये यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाता है ना। और इसका होल N है ना। तो ये क्या है, पोली आइसोप्रीन, पोली आइसोप्रीन। और या इसको बोलते हैं, यही होती है प्राकृतिक रबर। जो प्राकृतिक रबर होती है ना, प्राकृतिक रबर में आइसोप्रीन की इकाइयां आपस में बड़ी संख्या में जुड़ करके ये बनाती है पोली आइसोप्रीन, प्राकृतिक रबर बनाती है। और देखो इसकी संरचना को इस प्रकार से भी प्रदर्शित करते हैं, देखो इस तरीके से। ये देखो यहां से एक संयुक्ता खाली है, एक संयुक्ता इधर से खाली है ना, ये रिपीटिंग यूनिट है। इस तरीके की बड़ी संख्या में यूनिट्स आपस में मिलकर के पॉलीआइसोप्रीन बनाती है, पॉलीआइसोप्रीन बहुलक बनाती है। तो इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं। देखो ये CH2 है ना, इसकी संयोजकता खाली छोड़िए, ये CH2 और ये CH2 कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, और ये CH2 यहाँ पर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, ये CH2 ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है ना, ये CH2। और देखो यहां पर CH3, इसकी रिपीटिंग यूनिट, ये एक CH2 हटाओ यहां से, ये यहां पर CH3 लगाओ, और ये H, CH3 ये H, और इधर यहाँ पे CH3 ये H, और यहाँ पर ये CH3 और ये H। तो इस प्रकार से, और ये एक संयोजकता खाली। तो ऐसी देखो जो रिपीटिंग यूनिट है, रिपीटिंग यूनिट ये है CH3, ये यहां तक ये रिपीटिंग यूनिट है ना, ये रिपीटिंग यूनिट है। एक रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये है एक रिपीटिंग यूनिट, ये है एक। तो जो पॉलीआइसोप्रीन होती है ना, ये पॉलीआइसोप्रीन है। और बल्कि ये जो इस पॉलीआइसोप्रीन को इस तरीके से भी प्रदर्शित करते हैं, जो पॉलीआइसोप्रीन होती है ना, बल्कि इसका जो पूरा नाम होता है वो होता है सिस 1,4 पोली आइसोप्रीन है ना। और यही है प्राकृतिक रबर, नेचुरल रबर। ये पोली का मतलब क्या होता है, बहुत सारी, आइसोप्रीन की बहुत सारी इकाइयां आपस में जुड़ी होती है। और देखो इसको सिस 1,4 पॉलीआइसोप्रीन क्यों कहते हैं। देखो रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट है। देखो ये यहां से, ये प्राकृतिक रबर को हम इस तरीके से भी शो करते हैं। तो रिपीटिंग यूनिट क्या है, ये रिपीटिंग यूनिट है। ऐसे ही देखो ये रिपीटिंग यूनिट है और ये रिपीटिंग यूनिट है। और जब हम रिपीटिंग यूनिट को देखते हैं तो
देखो रिपीटिंग यूनिट को देखते हैं तो ये जो CH2 समूह है ना, CH2 समूह डबल बॉन्ड के एक साइड में है ना, 1 4 पोजीशन पर, है ना, 1 2 3 4, है ना, 1 2 3 4, है ना। तो CH2 समूह एक साइड में, इसमें भी एक साइड में है, इसमें भी CH2 समूह 1 4 पोजीशन पर एक साइड में, CH2 समूह 1 4 पोजीशन में डबल बॉन्ड के एक साइड में, दोनों समूह एक ही साइड में है, तो इसलिए इसको बोलते हैं सिस। ये पॉली आइसोप्रीन तो है ही, इसको सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। प्राकृतिक रबर को क्या, सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन कहते हैं। सिस 1 4 पॉली आइसोप्रीन अणु में जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है वो एक दूसरे से क्षीण वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती हैं, कमजोर वांडरवाल बलों के द्वारा जुड़ी रहती है, और इनकी ये कुंडलित संरचना बनाती है, कोइलिड स्ट्रक्चर होती है। जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है उनकी क्या कोइलिड स्ट्रक्चर होती है, और इनको स्प्रिंग की तरह से इनको खींचा जा सकता है, और क्या स्प्रिंग की तरह से इनको खींचा जा सकता है। तो इसी वजह से जो रबर होती है ना वो प्रत्यास्थ गुण प्रदर्शित करती है। जो स्प्रिंग होता है वो खींचने पर खींच जाता है, जब वो बल हटाते हैं तो वो पुनः अपनी मूल अवस्था में लौट आता है। तो जो बहुलक श्रृंखलाएं होती है ना उनकी कोइलिड स्ट्रक्चर होती है, उनको स्प्रिंग के समान उनको खींचा जा सकता है। तो इसलिए रबर जो होती है वो प्रत्यास्थ गुण इलास्टिक प्रॉपर्टीज शो करती है। तो ये तो बात हुई प्राकृतिक रबर की। अब नेक्स्ट, अब आपका जो टॉपिक है वो है वल्कनीकरण। रबर का वल्कनीकरण वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक है। रबर का वल्कनीकरण किसे कहते हैं? रबर का वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर, वल्कनाइजेशन ऑफ रबर। रबर का वल्कनीकरण किसे कहते हैं? वेरी इंपोर्टेंट टॉपिक। देखो जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर में कई सारी कमियां होती है। जैसे प्राकृतिक रबर को जब हम इसको गर्म करते हैं उच्च ताप पर गर्म करने पर, और उच्च ताप कितना, लगभग 383 केल्विन, 333 केल्विन पर, जब 335 केल्विन, देखिए 335, जब प्राकृतिक रबर को 335 केल्विन टेम्परेचर पर इसको गर्म करते हैं तो गर्म करने पर ये सॉफ्ट हो जाती है। गर्म करने पर क्या हो जाती है? ये मृदु हो जाती है, सॉफ्ट हो जाती है। और जब इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर, मतलब निम्न ताप लेस देन 283 केल्विन, तो 283 केल्विन पर, 283 लेस देन 283 केल्विन पर जब इसको ठंडा करते हैं तो ठंडा करने पर जो प्राकृतिक रबर होती है ना वो भंगुर हो जाती है,
वो क्या हो जाती है, भंगुर, ब्रिटल हो जाती है। जब इसे उच्च ताप पर गर्म करते हैं और उच्च ताप ग्रेटर देन 335 केल्विन, मतलब 335 टेम्परेचर से जब इसको ज़्यादा गर्म करते हैं तो गर्म करने पर जो प्राकृतिक रबर होती है वो सॉफ्ट हो जाती है, और जब निम्न टेम्परेचर पर ये क्या हो जाती है, भंगुर हो जाती है। और जो प्राकृतिक रबर होती है ना, ये हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी शो करती है। हाई वाटर एब्जॉर्प्शन कैपेसिटी ये शो करती है, मतलब जो प्राकृतिक रबर होती है ना, वो उसकी पानी को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। और ये सोलुबल होती है, सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। जो अध्रुवीय विलायक होते हैं ना, सोलुबल इन नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे जो ईथर होता है, नॉन पोलर सॉल्वेंट, जैसे ईथर, जैसे कार्बन टेट्रा क्लोराइड और जैसे बेंजीन, ये अध्रुवीय विलायक होते हैं। तो जो रबर होती है ना, वो अध्रुवीय विलायकों में वो घुलनशील होती है। और ये जो ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारकों के अटैक के प्रति ये प्रतिरोधी नहीं होती, रेजिस्टेंट नहीं होती। यानी कि जो ऑक्सीकारक होते हैं ना, वो जो नेचुरल रबर होती है ना, उसके साथ में रासायनिक अभिक्रिया करके उसका ऑक्सीकरण कर देते हैं। तो ये प्राकृतिक रबर की कमियां होती है। तो एक तरीके से देखा जाए, जो प्राकृतिक रबर होती है ना, प्राकृतिक रबर इंडस्ट्रियल पर्पज से ये उपयोगी नहीं होती। अगर औद्योगिक उद्देश्य से देखें तो जो प्राकृतिक रबर होती है ना, ये उपयोगी नहीं होती, इसमें बहुत सारी कमियां होती है। तो प्राकृतिक रबर के गुणों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। तो प्राकृतिक रबर के गुणों में सुधार करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं रबर का वल्कनीकरण। अब रबर का वल्कनीकरण कैसे करते हैं? देखो, जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर के गुणों में सुधार करने की प्रक्रिया ही कहलाती है वल्कनीकरण। तो वल्कनीकरण की जो प्रोसेस होती है उसमें क्या करते हैं? वल्कनीकरण की प्रोसेस में क्या होती है, जो कच्ची रबर होती है ना, कच्ची रबर, रॉ जो रबर होती है, कच्ची रबर को सल्फर व उपयुक्त योगजो एप्रोप्रिएट एडिटिव के साथ 373 केल्विन से 415 केल्विन पर गर्म करने की प्रक्रिया, वल्कनीकरण कहलाती है। वल्कनीकरण
वल्कनाइजेशन कहलाती है। वल्कनाइजेशन कहलाती है। और देखो या इसको शॉर्ट में ऐसे भी कह सकते हैं कि प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करके, इसको भी नोट करिए, इसको आसानी से और इस तरीके से कह सकते हैं कि प्राकृतिक रबर या कहीं कच्ची रबर, प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ गर्म करके उसके गुणों में सुधार करने की प्रक्रिया, उसके गुणों में सुधार करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। क्या कहलाती है? वल्कनाइजेशन, वल्कनीकरण कहलाती है। तो जो प्राकृतिक रबर होती है, प्राकृतिक रबर जो होती है ना, उसमें बहुत सारी कमियां होती है। वो इंडस्ट्रियल पर्पज के हिसाब से ये उपयोगी नहीं होती। तो इसमें क्या क्या कमियां होती है? जो प्राकृतिक रबर होती है ना, ये इसकी जो जल को अवशोषित करने की जो क्षमता होती है वो ज़्यादा होती है। ये जो अध्रुवीय विलायक होते हैं, अध्रुवीय विलायकों में ये घुलनशील होती है। और इसकी जो इलास्टिसिटी होती है ना, इसकी जो इलास्टिसिटी, जो प्रत्यास्थ गुण होता है ना इसका, वो कम होता है। और जो ऑक्सीकारक होते हैं, ऑक्सीकारकों के प्रति जो प्राकृतिक रबर होती है ना, वो अस्थाई नहीं होती। तो प्राकृतिक रबर के गुणों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। उसको उपयोगी बनाने के लिए, प्राकृतिक रबर को उपयोगी बनाने के लिए उसके गुणों में सुधार करने की आवश्यकता होती है। और प्राकृतिक रबर को कैसे उपयोगी बनाया जाता है, उसके गुणों में कैसे सुधार किया जाता है? वल्कनीकरण की प्रोसेस के द्वारा उसके गुणों में सुधार किया जाता है। क्या होती है वल्कनीकरण की प्रोसेस? कच्ची रबर को सल्फर व उपयुक्त योग, जो एप्रोप्रिएट एडिटिव, जो एडिटिव होते हैं ना, वो रबर को और मजबूती प्रदान करते हैं। कच्ची रबर को सल्फर व उपयुक्त योगों के साथ 373 केल्विन से 415 केल्विन ताप पर गर्म करने की प्रक्रिया वल्कनीकरण कहलाती है। ताप पर गर्म करने की जो प्रक्रिया होती है ना, उसी को कहते हैं वल्कनीकरण। देखो जो सल्फर होता है, सल्फर जो एक्टिव, जो रिएक्टिव साइट होती है डबल बॉन्ड की, उसके साथ में अभिक्रिया करके क्रॉस लिंक बनाता है। सल्फर क्या बनाता है? क्रॉस लिंक बनाता है। जो ये डबल बॉन्ड के साथ में सल्फर डाइसल्फाइड बंधों के द्वारा जुड़ करके क्या बनाता है? क्रॉस लिंक बनाता है। इस प्रकार से वल्कनाइजेशन की प्रोसेस में मैंने आपको बताया कि सल्फर डबल बॉन्ड की जो रिएक्टिव साइट होती है, जो अभिक्रियाशील स्थान होते हैं डबल बॉन्ड के, उनके साथ में अभिक्रिया करके क्रॉस लिंक बनाता है। तो क्रॉस लिंक बनने की वजह से जो रबर होती है ना, वो कठोर हो जाती है, स्टीफन्ड हो जाती है। और टायर बनाने में जो प्रयुक्त होने वाली जो रबर होती है ना, उसमें 5% सल्फर जो है वो क्रॉस लिंकिंग रिएजेंट के रूप में उपयोग किया जाता है। और जो वल्कनीकृत जो रबर होती है, उसकी संभावित स्ट्रक्चर को इस प्रकार से शो कर सकते हैं
ये CH2, इसकी संयुक्ता इधर से खाली छोड़ो, CH2, ये CH3 है ना, और यहाँ डबल बॉन्ड कार्बन, और ये CH, ये CH2। देखो ये आइसोप्रीन, ये एक बहुलक श्रृंखला हो गई है ना, ये एक बहुलक श्रृंखला होगी है ना। हम एक अणु को देखते हैं, हम एक बहुलक श्रृंखला ये हो गई इस प्रकार से, और एक बहुलक श्रृंखला देखो ये देखिए इसको, ये CH2, CH2, और ये यहाँ पे CH3, ये डबल बॉन्ड CH, ये CH2, इसकी ये एक संयुक्ता खाली छोड़ दो, ऐसे ही इसकी एक संयुक्ता, ये एक बहुलक श्रृंखला हमने ये मान ली, एक ये मान ली, ठीक है ना। तो जो सल्फर होता है ना, सल्फर जो डबल बॉन्ड की एक्टिव साइट होती है ना, ये यहाँ से ये क्रॉस लिंक बनाता है, इसके साथ में विक्रिया करके, डबल बॉन्ड के साथ में विक्रिया करके क्रॉस लिंक बनाता है। किस प्रकार से, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, यहाँ से बॉन्ड टूटता है, और ये कार्बन और ये कार्बन आपस में सल्फर के द्वारा जुड़ जाते हैं। इसी प्रकार से ये कार्बन और ये कार्बन आपस में सल्फर के द्वारा जुड़ जाते हैं। तो ये जो वल्कनीकृत रबड़ होती है उसकी एक संभावित स्ट्रक्चर ये हो गई, और इसको नोट करिए, और इसको इस तरीके से भी प्रदर्शित कर सकते हैं। देखो ये CH है ना, CH, ये CH3, और ये CH, यहाँ पर डबल बॉन्ड रखिए, CH, और ये CH2, एक संयुक्ता खाली छोड़ दीजिए, और यहाँ से सल्फर के द्वारा इसको जोड़ दीजिए। इसी प्रकार से एक दूसरी चेन इसमें जोड़िए, ये CH, इसकी संयुक्ता खाली छोड़ो, CH, ये CH, डबल बॉन्ड CH, CH2 है ना। ये संभावित, यहाँ पे इसमें CH3 नहीं है, ये संभावित संरचना हो सकती है जो वल्कनीकृत रबर होती है। देखो जो प्राकृतिक रबर होती है, आप उसको ये समझिए, उसमें कई सारी कमियां होती है, वो किसी काम की नहीं होती। प्राकृतिक रबर को उपयोगी बनाने के लिए वल्कनीकरण की प्रोसेस की जाती है। वल्कनाइजेशन की प्रोसेस के द्वारा जो प्राकृतिक रबर होती है ना, उसको उपयोगी बनाया जाता है। प्राकृतिक रबर को सल्फर के साथ में और एप्रोप्रिएट जो एडिटिव होते हैं उनके साथ में 373 केल्विन से 415 केल्विन टेम्परेचर के बीच में जब गर्म करते हैं ना, तो प्राकृतिक रबर कहीं में परिवर्तित हो जाती है, वल्कनाइज्ड रबर में, वल्कनीकृत रबर में वो परिवर्तित हो जाती है, और उसके गुणों में बहुत परिवर्तन हो जाता है, वो बहुत उपयोगी हो जाती है। जैसे उसकी जो भार सहन करने की जो कैपेसिटी होती है, जो वल्कनीकृत रबर होती है, वल्कनाइज्ड जो रबर होती है, वल्कनाइजेशन की प्रोसेस के बाद में जो रबर प्राप्त होती है ना, वो वल्कनाइज्ड रबर उसको कहते हैं, वल्कनीकृत रबर कहते हैं। उसके गुणों में कई परिवर्तन होते हैं, जैसे प्राकृतिक रबर की अपेक्षा उसकी भार सहने की जो कैपेसिटी होती है वो बढ़ जाती है। उसकी प्रत्यास्थता, जो इलास्टिसिटी होती है ना, वो उसमें बहुत वृद्धि होती है। और जो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होते हैं या जो अध्रुवीय जो विलायक होते हैं, वल्कनीकृत रबर उसमें कम फूलती है। जो नेचुरल रबर होती है वो ज़्यादा फूलती है, जो वल्कनीकृत रबर होती है वो बहुत कम फूलती है। और जो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होते हैं उनके प्रति जो वल्कनीकृत रबर होती है ना, वो प्रतिरोधी होती है, रेजिस्टेंट होती है। तो प्यारे विद्यार्थियों, आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया प्राकृतिक रबर और वल्कनीकरण, वल्कनाइजेशन किसे कहते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना। चैनल का नाम केमिस्ट्री बाय अशोक कुमार। थैंक यू, नमस्कार।